नमस्कार, पांचवी पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। कोलकाता में दरिंदगी का शिकार हुई डॉक्टर बिटिया की इंसाफ दिलाने की मुहिम में डीडी न्यूज आज पांचवी पंचायत में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर सामने आया है। देश के हर शहर, कस्बे और मोहल्ले में कोलकाता के इस विभत्स कांड की गूंज सुनाई दे रही थी और आज ये गूंज देश की सबसे बड़ी अदालत में भी सुनाई दी। कोलकाता मेडिकल कॉलेज बलात्कार केस का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को जमकर फटकार लगाई। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इतने कठोर सवाल पूछे कि वो कई बार तो जवाब देने में असहज महसूस होते हुए दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज सवालों की झड़ी लगाते हुए जिन मुद्दों पर बात की, उससे जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता बनर्जी सरकार से पूछा कि महिला डॉक्टर के साथ हुए अपराध का पता चलने पर उसे आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों हुई। आखिर अस्पताल ने खुद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। पुलिस ने परिवार को देरी से शव क्यों सौंपा, यह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को, जो ममता सरकार के बड़े लाडले नजर आ रहे हैं, उन पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में 14 अगस्त की रात जो तोड़फोड़ को लेकर कहा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब यह घटना हो रही थी तब पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस का काम क्राइम सीन की रक्षा करना है, लेकिन जो पुलिस खुद भाग जाए वो कैसे किसी की रक्षा कर सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स की नियुक्ति का भी ऐलान कर दिया है, जिसका काम देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर स्टडी कर सुझाव देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि अदालत पर भरोसा रखते हुए डॉक्टर फिर से काम पर लौट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल प्रदर्शन करने वाले लोगों पर, यानी जो डॉक्टर बिटिया के हक में आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया जाए और मीडिया में आलोचना करने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देने को भी कहा है और अब मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। तो ये तो वो बातें हुई जो आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई, लेकिन इसका कितना पड़ेगा ममता सरकार पर असर? क्या ममता सरकार की जो तानाशाही है वो कम होगी? क्या पुलिस के आला अधिकारियों पर कोई वो एक्शन लेंगी, या इस मामले पर वो सिर्फ राजनीति ही ढूंढती रहेंगी? इन्हीं सब सवालों पर हम पांच की पंचायत में आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि आज इस मामले में किसने क्या कहा। सबूतों को नष्ट करने के बहुत गंभीर विषय आए। न्यायालय ने इस विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, परंतु दो विषय आज न्यायालय ने जिस प्रकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को उस कॉलेज की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है, इससे बहुत साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और कोलकाता पुलिस की जो नैतिक आधार था वो स्वतः ध्वस्त हो गया। पड़ोस के राज्य में अगर कोई विभत्स इस तरह की घटना हो जाती है तो दूसरे मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कि वो अपने राज्य में ध्यान दे, अपनी चिंता करे। यहाँ राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उससे माहौल बिगड़ रहा है। मुझे लगता है उससे भी हम सबको बाज आना चाहिए और ज़्यादा उचित रहेगा कि सीबीआई की तरफ से जो पिछले कई दिनों से जांच चल ही रही है, कुछ बुलेटिन्स, कुछ सूचनाएं आनी चाहिए ताकि अफवाहों का बाजार थम जाए, अफवाहें न फैलें। तानाशाही मानसिकता भी है, तालिबानी मानसिकता भी है और बलात्कारी बचाओ मानसिकता भी है। पर दुख की बात यह है कि जो संविधान बचाने की बड़ी बातें और लड़की हूं लड़ सकती हूं की बड़ी बातें करते हैं, आज वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, सोनिया जी, इंडिया अलायंस के नेता कहीं पर दिखाई नहीं देते। सारे देश न्याय मांग रहे हैं। मैं इस न्याय की गुहार को समर्थन करते हुए हमारे घर की माँ बहनों को जो आंदोलन छेड़े हैं, इस आंदोलन में शामिल होना चाहते थे और इसलिए आज यहाँ आए हैं। परिवार को जो क्षति हुई है, समूचा समाज को जिस प्रकार से आघात हुई है, विशेष करके हम 21वीं सदी में महिलाओं को कैसे दिखते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और सरकारें उसके प्रति कैसे संवेदनशील होती है, यहाँ की स्थानीय सरकार की जो रवैया रहा है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है।
बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन वेस्ट बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर की वास्तविकता दिखाई दे रही है कि किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे करके आज महिलाएं पूरे पश्चिम बंगाल में असुरक्षित हैं। The nation, entire nation, heard with great relief the pronouncements of the Supreme Court of India. Remember, every saint has a past. Every sinner has a future. Anybody listening? Will Mamata Banerjee please raise her hands? दीदी का पुलिस दोषी को नहीं धरता है, आम आदमी को, आम लड़कियों को परेशान करता है, लेकिन जो दोषी है उसको जेल में भरने का इनका हिम्मत नहीं है। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया। तो राहुल गांधी ने तो इस विषय पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन आज हमारी 5वीं पंचायत में हमारी चर्चा का जो विषय है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का कितना पड़ेगा ममता सरकार पर असर, और क्या ममता बनर्जी की तानाशाही अब कम होगी, और क्या वो पुलिस के आला अधिकारियों पर एक्शन लेंगी, और इस मामले में वो सिर्फ या पहले की तरह से राजनीति ढूंढती रहेंगी। और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी के नेता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता निखिल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर डीआर राव जो पूर्व महासचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है 5वीं पंचायत में। राजीव जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणियां जिस तरह से ममता सरकार के खिलाफ की गई हैं, क्या अब कोई ममता सरकार एक्शन लेगी? क्योंकि पुलिस पर कई सवाल उठाए गए और लगातार ये मांग उठ रही है कि जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। तो क्या अब कोर्ट के इस टिप्पणियों के बाद ममता सरकार कोई बड़ा एक्शन पुलिस अधिकारियों पर लेगी, खासकर पुलिस कमिश्नर पर? पुलिस कमिश्नर पर क्यों लेगी? वहाँ जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर लेगी। और ममता सरकार जो है पहले से ही बोल चुकी है कि हम दोषी को ऊपर जो है किस तरह से जस्टिफाई होगा, इसके बारे में उन्होंने पहले ही बताया है। और अपने कलकत्ता पुलिस के जो आला ऑफिसर हैं उनके माध्यम से जांच करवा रही है। किस तरह से जो है हॉस्पिटल में घटना हुआ इसके बारे में जांच करवा रही थी। कलकत्ता पुलिस के लोग, बड़े बड़े ऑफिसर जो है जांच में लगे हुए हैं। ममता जी, आपके घर में क्या हो रहा है, आप ये तो ममता जी का कोई दोष नहीं है। आप ममता जी जांच कराने के लिए लगी हुई है और ममता जी जो है जांच करने के लिए पुलिस को जो है निर्देश दी और तुरंत में ही जो है लोग जो है रास्ते पर उतर गए और उन्होंने मांग किया कि वी वांट जस्टिस। ठीक है, ममता जी भी रोड पर उतर गई कि भाई हमको भी जो है जस्टिस चाहिए। और जिस बच्ची के साथ में घटना हुआ, जिस डॉक्टर के साथ में घटना हुआ, हमारे घर की भी बेटी बहन हो सकती है, किसी के भी घर के बेटी बहन हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से हुआ है। और इस घटना के जितना भी निंदा किया जाए कम है। और ममता सरकार भी जो है घटना की निंदा कर रही है, टीएमसी के लोग भी घटना का निंदा कर रहे हैं और यहाँ के रहने वाले लोग भी निंदा कर रहे हैं। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि कानून जो है अपना काम करे और लोग जो है दोषी को जो है जज जो है फांसी के तख्ता पर लटकाए कि आगे से जो है इस तरह के घटना करने से लोग डरे और सारे भारतवर्ष में इसकी आवाज पहुंचे कि लोग जो भारतवर्ष में कोई भी गलत काम करेगा तो उसको जो है फांसी के तख्ता पर लटकाया जाएगा। और कोई भी बेटी बहन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, चाहे वो पढ़ने वाली लड़की हो, चाहे कॉलेज में जाने वाली लड़की हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है राजीव जी, ये तो बात हो गई, लेकिन राजीव जी जैसे मैंने आपसे पहला सवाल जो पूछा कि पुलिस कमिश्नर पे कार्रवाई होगी, तपाक से आपने बिना एक भी सेकंड गवाए आपने कह दिया कि उन पर जो कार्रवाई होगी वो दोषी कहां है। आज कोर्ट, एक मिनट, मेरा सवाल अभी, अब सवाल मेरा सुन लीजिए। आपने कहा वो दोषी नहीं है, लेकिन जो आज कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने जो टिप्पणियां की हैं वो सीधे सीधे बताती हैं कि किस तरह से कलकत्ता पुलिस दोषी है और उसके मुखिया दोषी हैं। साफ साफ कोर्ट ने कहा कि एफआईआर लिखने में देरी क्यों हुई, आत्महत्या का एंगल क्यों दिया गया, और सबसे बड़ा सवाल यह कहा गया कि जब 7,000 की भीड़ जो थी उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, और जब पुलिस रक्षा करने की बजाय भाग जाए
तो ऐसी पुलिस रक्षा कैसे कर सकती है? तो ऐसी पुलिस का मुखिया, ऐसी कलकत्ता पुलिस का मुखिया पद पर रहने का अधिकारी क्यों है? ममता सरकार उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है? उन्होंने स्वीकार किया कि हम समझ नहीं पाए कि रात में इस तरह का इतना भीड़ जुट जाएगा और इतना भीड़ बड़ा हो जाएगा। आज तक बंगाल में ऐसा नहीं हुआ था, ये प्रथम बार है कि रात के अंधेरे में जो है इतने तो लोग। खुफिया एजेंसी, जो पुलिस की लोकल खुफिया एजेंसी होती है, पुलिस की, कलकत्ता पुलिस की, वो क्या कर रही थी? ये 7,000 की भीड़ अचानक जमा नहीं हो गई। पूरे सीसीटीवी फुटेज है, किस तरह से ट्रकों में भरकर लाया गया। आपके स्थानीय टीएमसी पार्षद का नाम आ रहा है, टीएमसी कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। क्या एक्शन लिया? सिर्फ पहले तो आप प्रिंसिपल को बचाने की ममता बनर्जी कोशिश करती रही, फिर उसके बाद जो पुलिस कमिश्नर कलकत्ता के, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही, जबकि उनको लेकर पुराने रिकॉर्ड भी इस तरह के कहते हैं कि रेप केस में वो किस तरह की लापरवाहियां पहले भी बरत चुके हैं। तो किस दिन का इंतजार है? अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी आप उन्हें हटाने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट के जज ने सीबीआई को दिया है जांच करने का, और सीबीआई जो जांच कर रहा है इसके ऊपर सरकार को भरोसा है, ममता जी को भरोसा है, यहाँ के लोगों को भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है हम लोगों का, और हम लोग को विश्वास है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बोले हैं वही बोले हैं, और उनका जो सम्मान होना चाहिए, और आगे से इस तरह के घटना नहीं हो, इसके लिए सभी लोग सतर्क हैं। हमारे पुलिस अधिकारी भी सतर्क है। ऐसा वो सोच नहीं पा रहे थे कि रात में इतना ज्यादा भीड़ होगा। तो फिर किस, अगर वो सोच नहीं पा रहे थे, उनके पास कोई खुफिया जानकारी नहीं थी, तो क्या फायदा ऐसी वर्दी वाले होने का? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसी पुलिस जो भाग जाए लोगों की रक्षा करने के बजाय, उस पर रक्षा करने जैसे कोई हम विश्वास ही नहीं कर सकते कभी रक्षा कर पाएगी। प्रिंसिपल पर आरोप लगाया गया, प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश हुई। लगातार इस केस में लीपापोती हो रही है। आप मुझसे कह रहे हैं यहां पर कि ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी। कौन सी ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी, या टीएमसी की नेता ममता बनर्जी सड़कों पे उतरी? अगर उतरी तो किस ममता बनर्जी के खिलाफ उतरी? शांति बनाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने रास्ता पर उतरी, और यहाँ के शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? और लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में आता है? किसी को बचाने के लिए नहीं। राजीव जी, दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी कड़ी टिप्पणियां आने के बाद भी टीएमसी के नेता अगर इस तरह की भाषा नेशनल टीवी पर बोल रहे हैं तो ये शर्मनाक है। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल रही हैं, गलियों में निकल रहे हैं बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां निकल रही हैं, आम महिलाएं निकल रही हैं, गृहिणियां निकल रही हैं, और कोई उम्मीद की किरण है बंगाल सरकार से नजर नहीं आती है। सभी लोग करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने रास्ता पर उतर करके लोगों को समझाने की कोशिश की कि जांच हो रहा है, और जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी के तख्ता पर लटकाया जाए। ये हाई कोर्ट के माध्यम से जांच हो रहा है, और सीबीआई जांच कर रहा है। भारत का जो है हमारा जो सीबीआई जो है ये जांच कर रहा है। ठीक है, अभी तक जो ममता बनर्जी का स्टैंड था वो लगातार उन्होंने कहा, पहले बहुत ही विवादित और बहुत ही खराब बयान दिया, उन्होंने कहा राम और बाम का हाथ है। उसके बाद टीएमसी के नेता लगातार ये कहते रहे कि बीजेपी भड़का रही है। अभी भी आपको लगता है कि बीजेपी भड़का रही है आंदोलन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद? बीजेपी जनता के लिए नहीं उतरी है, बीजेपी अपना जो है उल्लू सीधा करने के लिए उतरी है कि इसी में जो है हम अपना जमीन मजबूत करें। लेकिन बीजेपी का जमीन मजबूत होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी जनता के लिए नहीं उतरी है, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए उतरी है राज्यपाल के माध्यम से। और अपना बीजेपी जो है अपने नेताओं के माध्यम से सोच रही है कि यहाँ पर टीएमसी को जो है इसमें बदनाम किया जाए, और बदनाम करके जो है अपना उल्लू सीधा किया जाए। लेकिन सच्चाई आपको 4 दिन के बाद सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। 4 दिन बाद क्या होने वाला है? 4 दिन के बाद जो है सीबीआई जो बैठाई है और जो जांच कर रही है उसमें बहुत कुछ आएगा। अच्छा, जो कलकत्ता पुलिस सारे सबूत बिगाड़ चुकी है, वहां पे तोड़फोड़ होने दी गई, वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, सारी लीपापोती कर दी गई, 3.5 घंटे तक सब जो है ऐसे ही पड़ा रहा। अब उसके बाद सीबीआई जो है 4 दिन में सब बता देगी। खैर निखिल जी बार बार जो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, और टीएमसी के नेता ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के जो बाकी घटक दल हैं वो भी बीजेपी ये बार बार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि बीजेपी जो है वो बंगाल सरकार जो ममता बनर्जी की है उसको अस्थिर करने के लिए और राजनीतिक फायदे के लिए बार बार इस मुद्दे को उठा रही है। आप क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आरजीकर की जो घटना हुई, जहाँ की डॉक्टर बहन के साथ इतना बड़ा कुकृत्य किया गया, जो कि संभवतः सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना हम कह सकते हैं भारतवर्ष के इतिहास में किसी मेडिकल छात्रा के साथ किया गया हो। देखिए, इस घटना से एक सामान्य नागरिक के रूप में
एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में और एक चिकित्सक के रूप में मैं मर्माहत हूं। सारा देश मर्माहत, समस्त बंगाली समाज ही नहीं, देश की जनता, महान जनता मर्माहत है। वो पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर है और अपने आक्रोश का प्रकटीकरण कर रही है। लेकिन आज जैसा कि आपने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की टिप्पणियों से उद्धृत होता है और जिस तरह से जो बंगाल सरकार की वकीलों के जो बयानात आए उसके माध्यम से उद्धृत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार का रक्त चरित्र इससे उजागर होता है। आपने खुद ही कहा कि जिस तरह पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं, पहली बार घटना को एक तरह से आत्महत्या साबित करने का प्रयास हुआ, उनके माँ बाप को बुला के 3-4 घंटे तक खड़ा रखा गया, बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया गया, पोस्टमार्टम विचित्र हालातों में हुए, जल्दी से उनको उनकी अंत्येष्टि कर दी गई। उसके बाद प्रिंसिपल जो था उसको ट्रांसफर किया गया, उसको हटाया नहीं गया, उसे ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेजा गया। उसके बाद हाईकोर्ट को इसमें आना पड़ा, हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा और उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इसको टेक ओवर किया। जब महिलाओं ने एक तरह से रिक्लेम करने के लिए अपने अधिकारों, अपने अस्तित्व को स्वीकार करवाने के लिए जिस तरह सड़कों पर मोर्चा बांधा, समूचे देश और विश्व की महिलाओं ने कई जगह इसके प्रदर्शन हुए, उसके खिलाफ भी सत्तारूढ़ दल ने ये कहा ये राम और वाम का मिला जुला रूप। सबसे पहली बात तो मैं राम और वाम को एक साथ बोलने की जो यह एक तरह से ये प्रथा चली हुई है जो विपक्षियों के बीच, उसको मैं घोर आपत्ति करता। अब राम और वाम एक ही सांस में बोलिएगा, हमारे आराध्य भगवान राम को अब राम और वाम क्या चल रहा है, मैं इस पर घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं और सारे राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि इस तरह की भाषा बोलने से बाज, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राम हमारे संस्कृति के अधिनायक है, आप एक ही सांस में राम और वाम क्या चल रहा है? राम से आप नहीं जुड़े हैं क्या जो विपक्ष के लोग हैं? इसलिए यह एक अलग विषय था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक लाइन इस पर इसे रेखांकित करना चाहूंगा। और उसके बाद आपने देखा कि उसी रात को आरजीकर में कुछ जो दुष्कृति जो लोग थे, जो गुंडे थे, मवालियों ने पूरे हॉस्पिटल पर अटैक किया, इमरजेंसी को तोड़ा, सबूत मिटाने का प्रयास किया। 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर को लेकर के उनमें कंफ्यूजन था, वरना वो जो जहां पर ये सेमिनार रूम था वहां तक करीब वो पहुंच चुके थे। वो चेस्ट वार्ड में जाना चाहते जो सेमिनार रूम में, लेकिन उन्होंने एएनटी को ध्वस्त किया। नर्सेस हॉस्टल में गए, लेडीज हॉस्टल में गए, उनको भी बलात्कार की धमकियां दी गई कि बलात्कार तुम्हारा करेंगे, अब दोबारा आकर के अगर तुम लोग यहाँ से ये नहीं करे, हमारे हिसाब से अगर काम ना हो, अगर ये इस तरह का जो इसमें प्रदर्शन हो रहा है उससे नहीं हटा। उन्होंने शुरू में सरकार ने कहा कि इनके ही लोग हैं। अरे जो वहां मेडिकल छात्र वो अपना ही धरना मंच तोड़ेंगे, अपना ही इमरजेंसी तोड़ेंगे और उसके बाद जो है अपनी ही नर्सेस और अपने मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को धमकी देंगे। दूसरी बात, इस सब में से जो बड़ी बात ये उभर के आ रही है, जो पीड़िता है उनके माता पिता ने भी इस बात का वो इजहार किया विभिन्न मीडिया प्रकरणों में कि जिस तरह से सबूते के साथ छेड़छाड़, जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया, जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया और डायरी के पन्ने भी फटे पाए गए, इन सबों का विश्लेषण करना, ये इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि किन परिस्थितियों में हत्या हुई। वहां का जो प्रिंसिपल है उनको उनके पिछले 2-3 सालों से जो दुर्नीति चल रही है, जो करप्शन चल रहा है, जिस तरह से पैसे, यह आरोप है, मैं कहता हूं कि आरोप है, इसे प्रमाणित करना बाकी है, लेकिन वहां बच्चा जानता है कि किस तरह से आरजीकर में जिस तरह से एक तरह से जो बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर के, जिस तरह दवाओं की खरीद को लेकर के, जिस तरह मेडिकल छात्र जो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर के और जिस तरह से पास करने और फेल को लेकर के हर जगह समाचार पत्रों में ठीक है निखिल जी, इस तरह से। और मैं अंतिम चीज देखिए, जिस तरह से 2 प्रबुद्ध डॉक्टरों को बुलाया गया कल जो कलकत्ता पुलिस द्वारा, और जिस तरह से इस तरह से संदेश देने का प्रयास किया कि कोई भी डॉक्टर मुंह ना खोले, आज मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, कल मुझे समन आ जाएगा। सरकार का विरोध करना अपराध की परिधि में आ गया है। तो ये समूचे जो भय का माहौल है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अपने निगरानी में सीबीआई की जो जांच है उसे रखना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। ठीक है संजय जी, आपने अभी संजय राणा जी, आपने पूरी राजनीतिक बहस सुनी, राजनीतिक विश्लेषक, आप इतने लंबे समय से हमारे साथ जुड़ते रहे, भिन्न भिन्न विषयों को जानते हैं, ममता बनर्जी का पूरा इतिहास, उनका राजनीतिक करने का तरीका भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। आपको लगता है कि ये जो मामला अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की तीखी टिप्पणियां की हैं, क्या आपको कोई उम्मीद की किरण नजर आती है कि ममता बनर्जी अब एक्टिव होंगी, कलकत्ता पुलिस को जरा कुछ कसा जाएगा, कुछ बदलाव होंगे, या इसी ढर्रे पे बंगाल चलता रहेगा जैसा हम देख रहे हैं 10 एक साल से चल रहा है?
प्रखर जी गुड इवनिंग फेलो पैनल। देखिए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो घटना घटी है, रेप की घटना किसी महिला के साथ कहीं पे भी होती है तो राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। सर नंबर 2 ये बताइए कि आंदोलन जो ममता बनर्जी गृह मंत्री है, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में एक तरह से पदयात्रा कर रही है, ममता बनर्जी गृह मंत्री ममता बनर्जी के अगेंस्ट में बातें कर रही है, तो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है भाई। शासन आपका, प्रशासन आपका, उसके बाद भी अगर आपको इस तरह की कार्रवाई करने में अगर समय लगता है तो बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई। समस्या अगर इनको पकड़ने में नहीं आ रहा, मैं 4 नाम तो मैं और बता दे रहा हूँ जो मंत्रियों के बेटे हैं, नाम बता दे रहा हूँ, जाके अरेस्ट कर लीजिए। अभी तो विदेश चले गए, भाग गए हैं, वो वापस इंडिया में नहीं आएंगे। देखिए ऐसा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट है, उसको संज्ञान ले लिया तो उस पर थोड़ी सी चर्चा हो रही है, थोड़ी सी बहस हो रही है, चाहे वो विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं कम से कम सुबुगाहट हो रही है, कुछ शब्दावली बोलने लगे। अदरवाइज सबने तो अपने कान और मुंह दोनों सिल लिए थे बंगाल की घटना पे, बंगाल के रेप पे। तो समस्या ये है इससे कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है इसमें जो अभियुक्त है वो कौन है। ममता बनर्जी को नाम पता, ममता बनर्जी को एड्रेस पता है, उनके शासन को पता है, उनके पुलिस को पता है। ये बता लीजिए इतना बड़ा हादसा हो जाता है और गृह मंत्री को पता नहीं चलेगा। कमिश्नर को 7 दिन से कमिश्नर पर कार्रवाई अब होगी, पहले क्यों नहीं हो रही थी? ये सब लीपा पोती है, कार्रवाई कुछ नहीं होने वाली है। सिर्फ ये कार्रवाई पेपर पे होगी और सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी। तो ज्यादा उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है ममता बनर्जी और बंगाल के शासन से। हाँ, मुझे खुशी हुई कम से कम 7 से 8 दिन बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट जागा और संज्ञान लिया। कम से कम एक भारत की जो महिला है, एक बेटी है जो हमारी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बारे में चिंतित हुआ और सोचा। लेकिन दूसरा प्रश्न प्रखर जी हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिसका केंद्र में शासन, हमें लगता है कि अगर न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर बंगाल के अंदर सुनिश्चित तरीके से नहीं हो रही है, प्रशासन सही नहीं चल रहा है, तो उसमें हम तो कहते हैं कि प्रेसिडेंट के साथ मिलके राष्ट्रपति शासन लगाने में कितना देरी हो रही है। भाई लगाना चाहिए। हम कहते हैं ऐसी कहीं भी घटना हो, अगर शासन प्रशासन जो है वहां का जो प्रदेश के हाथ से निकल चुका है, भाई कंट्रोल तो गृह मंत्रालय के अधीन आ जाना चाहिए। क्योंकि हम तो किसी बलात्कार करने वाले को सपोर्ट नहीं करते और हमारी बहन बेटियां बलात्कार करने के लिए तो है नहीं कि कोई भी आए बलात्कार करके चला जाए। और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, जिस बेशर्मी के साथ, लेकिन आप जो कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन की जो आपने बात कही, संजय जी आपको लगता है कि कुछ होगा राष्ट्रपति शासन जैसा बड़ा कदम, आपको लगता है? मेरे को तो लगता है, देखिए मुझे जो भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका, उससे तो बहुत ना की उम्मीद है। लेकिन हाँ, हम तो कहते हैं कड़े कदम उठाना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। एक घटना नहीं है, या पिछले 10 साल की घटनाओं को देख के चले आइए, जिस तरह हिंदुओं पे, जिस तरह महिलाओं पे, जिस तरह के वहां पे आम जनता पे अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखते हुए केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एटलीस्ट सोचे। बताइए, डॉक्टर अपने बारे में अपने व्यू पॉइंट नहीं दे सकता, एक पत्रकार लिख नहीं सकता, एक सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट को डाल नहीं सकता। मतलब आप तानाशाह के जमाने में जी रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक 280 लोगों की करीब जो अभी लास्ट आंकड़ा है, करीब 280 लोगों को नोटिस इस मामले में दिया जा चुका है। खैर हमारे साथ डॉक्टर डी.आर. राय भी हमारे साथ जो मौजूद है। राय साहब, जो पूरा घटनाक्रम हुआ पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई उससे पूरे देश के अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो उनकी भावनाएं कितनी आहत हुई और किस तरह का आक्रोश उनके अंदर आप देख पा रहे हैं? श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ने, जिस व्यक्ति ने भी ये पेशा लिया है जी, अपनी इच्छा से लिया है, और इच्छा से इसलिए लिया है कि वो देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है। मैं हमेशा कहता हूं कि वी हैव टेकन दिस प्रोफेशन एज ए चॉइस, नॉट एज ए कंपल्शन, एंड वी आर डेडिकेटेड फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन विच माई कम्युनिटी इज डूइंग। अफसोस इस बात के ऊपर आ जाता है, हम लोग दूसरों को बचाने के लिए, सेवर, डॉक्टर्स आर नोन एज ए सेवियर, बचाने वाले होते हैं, और आज डॉक्टर को खुद को अपने आप को बचाना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि संवेदना कहां चली गई, कहां चलेगी संवेदना। एक लड़की, हमारी बहन, 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो एक सुस्ताने के लिए, उसके पास कोई कमरा नहीं हो, तो उसका रिटायरिंग रूम नहीं उसके पास, वो 3रे मंजिल पे जाके कॉन्फ्रेंस रूम में वहां पे जाके लेटती है। उसको क्या पता कि 2 बजे 3 बजे रात को कुछ ऐसे दरिंदे आ जाएंगे जिनके बारे में वो नहीं जानती।
और शत विक्षत करके उसके साथ क्या हुआ सिर्फ वो ही जानती है, या जिन लोगों ने किया वो लोग जानते हैं कि क्या किया। सवेरे देखिए कितनी इसमें कितना चाहिए, कितनी लापरवाही बरती गई। आपने 10 बजे आप उनके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी बेटी बहुत बीमार है। आपने जब बॉडी को देख लिया आप उसको बीमार कह रहे हैं, और उसके बाद जब वो फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते, फोन उठाते हैं तो कहते हैं आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। माँ बाप भागे भागे आते हैं, जिनको 3.5 घंटे तक आप सड़क पे खड़ा करके उनको अपनी अपनी बेटी की बॉडी नहीं देखने देते। ये कहां गई आपकी इंसानियत? क्या आपका सारा जमीर मर चुका है? उस लड़की ने जिसने अपने 31 साल देश की सेवा में लगा दिए, वो प्रोमिसिंग डॉक्टर थी, उसके बाद कर दिया, और उसके बाद कहते हैं कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। अरे कोई भी स्पोर्ट होता है, उसके बाद आपने पोस्टमार्टम भी कैसे किया भगवान जानता है, उसके बाद उसका बॉडी क्रिमेशन करवा दिया, और आपको ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई थी कि उस रूम को रिनोवेशन का ऑर्डर दे दिया, प्रिंसिपल को आपने वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह अपॉइंटमेंट कर दिया। उसके बाद आपने 200 डॉक्टर मेरे भाई वहां पे बाहर तंबू लगा के बैठे हुए हैं जी, तंबू लगा के बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर 4-5 हजार की भीड़ आती है। कहते हमको उम्मीद नहीं थी। अगर सरकार को, अगर पुलिस को ये उम्मीद नहीं है, और उसके बाद उनकी हिम्मत कैसे हो गई मैं अपने कैंपस में घुसने की, उसके बावजूद भी इनकी जमीर उठा नहीं। कोई उठ के आज तक नहीं कहता हाँ हमसे ये गलती हुई है, अभी तक नहीं कहते। और मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि देश के अंदर 50 से 60 अच्छी नेशनल पार्टीज है, वो भी एक स्वर के अंदर इस घटना की भर्त्सना नहीं कर रहे। चुपचाप दबे दबे मुंह से 2-3 पार्टियां जो कर रही हैं, लेकिन वो कोई कहने को तैयार नहीं है। ये कौन सी मजबूरी है आपकी? डॉक्टरों से आप काम लेना चाहते हो, डॉक्टरों को 36 घंटे की ड्यूटियां करवाना चाहते हो, डॉक्टरों को कोई फैसिलिटीज नहीं देना चाहते। हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से सरकार को, हमारी केंद्रीय सरकार को भी हमने लिख के दिया है कि सर हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दीजिए। हमारे इस वक्त 25 स्टेट के अंदर ये एक्ट बना हुआ है, लेकिन कोई एप्लीकेशन नहीं होती है। जब तक सेंट्रल एक्ट नहीं होगा हमको उसकी पावर नहीं मिलेगी। हम हमेशा ठीक है, मैं जो टास्क फोर्स बना है उस पर भी आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी राजीव तिवारी से मैं जानना चाहूंगा। राजीव जी, आपने पूरी बातचीत सुन ली, आपने पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात पर कहा कि ठीक है ये तो जो काम है वो सीबीआई जांच करेगी और उन्होंने अपना काम ठीक से किया, लेकिन बात जो टीएमसी के जो बड़े नेता हैं उनके नजरिए पर भी है, उनके बोलचाल के तरीके पर भी है। उनको ऐसा लगता है कि उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। कल आपके सांसद अरूप चक्रवर्ती ने जो एक विवादित बयान दिया, इसमें कहा कि डॉक्टर जो है वो हड़ताल के बहाने जो है बॉयफ्रेंड से मिल रही हैं, जाकर अपने घरों में लोग जा रहे हैं, और ये तक कह दिया उन्होंने, चक्रवर्ती साहब ने, राजीव जी, ये तक कह दिया उन्होंने कि अगर डॉक्टर ने हड़ताल जारी रखी हो, कोई मरीज मर गया और उन पर हमला हुआ तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, नहीं धमकी। उसके बाद उदयन गुहा जो है आपकी सरकार में मंत्री, वो कहते हैं कि उंगली तोड़ देंगे जो ममता के खिलाफ जो लिखेगा। तो ये जो तौर तरीका है, और 280 से ज्यादा लोगों को आप नोटिस भेज चुके हैं, तो ये तानाशाही जो है इसको तो कुछ कम करने की कोशिश करेंगे या ऐसी तानाशाही चलती रहेगी? वो उनका पर्सनल बयान है। अच्छा, सरकार का बयान नहीं है। अच्छा, और ममता बनर्जी भारतवर्ष में यदि कोई महिला मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। नहीं, एक मिनट, अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, 1 मिनट के लिए तिवारी जी, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। आपने कहा कि उनका पर्सनल बयान है, तो पर्सनल बयान तो सुखेंदु का भी था, उनको क्यों नोटिस थमा दिया? उनको इसलिए नोटिस थमाया कि वो आपकी पार्टी के थे, लेकिन वो पीड़िता की आवाज उठा रहे थे, तो आपकी पार्टी को बर्दाश्त नहीं हुआ, आपकी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उनको आपने नोटिस भेज दिया। वो इतना डर गए कि उन्हें इतनी गिरफ्तारी का डर लगा कि वो कलकत्ता हाईकोर्ट उनको जाना पड़ गया। लेकिन ये जो 2 मंत्री हैं, इनके खिलाफ कब एक्शन होगा? पुलिस के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेंगे, ये सांसद और मंत्री हैं, इन पे कब होगा? इनके ऊपर पार्टी एक्शन लेगा। पार्टी जो है एक्शन लेगा। माननीय ममता बनर्जी जो है एक माने जमीन से उठी हुई नेत्री हैं, और ये ऊपर से आकर टपक करके बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं बनी। उन्होंने आंदोलन करना सीखा है, और उन्होंने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में 2011 में आने के बाद बंगाल का जिस तरह से उन्होंने विकास किया, हॉस्पिटल का विकास किया, रास्ते का विकास किया, यहाँ के लोगों का विकास किया, यहाँ के माँ बहनों के बारे में सोचा, यहाँ के लोगों के बारे में सोचा, ऐसा आपने कभी ऐसा बंगाल में मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा जिस तरह से। ये मुझे बताइए तिवारी जी, मुझे बताइए कि ममता बनर्जी का इतिहास, आपको जब संघर्ष की बात की, जमीन से उठकर आई हैं, तो निश्चित तौर पर आप उनका इतिहास भी जानते होंगे। कुछ ऐसी घटना कभी आपको याद पड़ती है कि जब कोई बलात्कार का घटना हुई हो, ममता बनर्जी विपक्ष में थी,
तो ममता बनर्जी ने कुछ किया हो, कुछ याद पड़ता है धुंधला धुंधला आपको? नहीं, अगर नहीं याद पड़ता तो मुझे याद है। नहीं, मुझे याद है। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं तस्वीर समेत बता दूंगा। भाई साहब, ममता बनर्जी रोक नहीं रही है। नहीं, मैं मेरा सवाल ये है, आपने कहा जमीन से उठकर आई हैं, लंबा संघर्ष किया है, तो निश्चित तौर पर आपको यह भी याद होगा कि जब वामपंथी सरकार थी, लेफ्ट की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, तब कोई बलात्कार की घटना पे ममता बनर्जी क्या करती थी, ये आपको कुछ याद है? कोई किस्सा याद आता है उनका? आप टीएमसी के नेता इतने बड़े। ममता आंदोलन करते थे, लोगों को बचाने के लिए करते थे। अब ये उनके संघर्ष की एक तस्वीर मेरे पास है, उनके संघर्ष की एक तस्वीर मेरे पास है। ये 1993 के अंदर नदिया जिला जो है पश्चिम बंगाल पे, वहां पे एक दिव्यांग लड़की जो मूक और बधिर थी, उसके साथ बलात्कार हुआ। और इसके बाद ममता बनर्जी जो है वो 7 जनवरी 1993 को, जो कलकत्ता की रॉयटर्स बिल्डिंग है जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां पर धरने पर जाकर बैठ गई इस बिटिया के साथ, जिसके साथ दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। और उसके बाद जब वो हटी नहीं तो कलकत्ता की तत्कालीन पुलिस ने ममता बनर्जी पे लाठीचार्ज किया, उस दिव्यांग बलात्कार पीड़ित लड़की पे भी लाठीचार्ज किया। और तब राजीव तिवारी जी, ममता बनर्जी ने कसम खाई थी कि वो आज के बाद रॉयटर्स बिल्डिंग में कदम नहीं रखेंगी, और कदम तब रखेंगी जब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ये वो तस्वीर है, ये तस्वीर ध्यान से देख लीजिए। 7 जनवरी 1993। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरा तस्वीर है इसी में 20 मई 2011 की, जब मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी। और कहानी इसके बाद शुरू होती है। जब तक सत्ता में नहीं थी ममता बनर्जी, तो बलात्कार पीड़ितों के लिए वो संघर्ष करती थी, लाठियां खाती थी। और जब वो मुख्यमंत्री बन गई, और जब इसी नदिया जिले के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, तो वो उसे लव अफेयर बता देती हैं। ये है ममता बनर्जी का चरित्र, राजनीतिक चरित्र। और आप मुझे बताते हैं संघर्ष की बातें। ममता बनर्जी का ममता यदि देखना हो, मतलब सत्ता में आते थे सब भूल गई। ममता बनर्जी का यदि ममता देखना हो, आपको काला चश्मा उतारना होगा, सादा चश्मा पहन करके ममता बनर्जी के बारे में बोलना होगा। ममता बनर्जी के संदेश खाली की घटना हो तो राजनीति, कमुदनी का बलात्कार केस हो तो वो राजनीति। हर केस में जो भी महिलाओं पर अत्याचार की बात आते हैं तो ममता बनर्जी की ममता नहीं, निर्ममता नजर आती है। बंगाल ही नहीं, सारे भारतवर्ष में कोई भी पार्टी को बोलने के लिए ममता बनर्जी के ऊपर बोलने के लिए 100 बार सोचना होगा, क्योंकि उनके अंदर ममता है। अरे ऐसी ममता किस काम की? अगर वो ममता दिखाई नहीं दे रही है बलात्कार पीड़िता के लिए, अगर दिखाई नहीं दे रही है, वो संदेश खाली की घटना को नकार देती हैं। वो नदिया में कहती हैं कि कोई पहली बार नहीं है। नदिया का मामला जब सामने आया 2022 वाला, तो उसमें कहा कि बॉयफ्रेंड इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है। इस तरह के बयान वो पहली बार नहीं दे रही है बलात्कार के मामलों में। जब से वो सत्ता में आई है, उनकी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति ममता नजर नहीं आती है। आपके यहाँ तालिबानी तरीके से एक लड़की को हंटर मारे जाते हैं, कोड़े मारे जाते हैं। आपके राज्य की स्थिति यह हो चुकी है पश्चिम बंगाल की। सिर्फ बंगाल शर्मसार नहीं होता, पूरा देश भी शर्मसार होता है। ठीक है निखिल जी अपने ठीक है राजीव जी समझ सकता हूं आपकी मजबूरी है बार बार ममता बनर्जी को बचाने की, और इसलिए आप उसी मजबूरी के अंदर जो है जो तथ्य दिए जा रहे हैं उन तथ्यों पर आप बात करना नहीं चाहते। निखिल जी, संजय राणा, मेरा अगला सवाल निखिल जी से। इलेक्शन के आगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संदेश खाली के ऊपर में जिस तरह से लांछन लगाया था और जिस तरह से आरोप लगाया था, आप लोगों ने देखा, सारे भारतवर्ष के लोग देखे, सच्चाई सामने आया, ईमानदारी सामने आया। और ये कौन सी ईमानदारी सामने आई? फैसला आ गया संदेश खाली केस में, फैसला आ गया। कौन सी ईमानदारी सामने आई? कौन सी बेईमानी सामने आई? सबको सब मालूम है। और एक महिला की शिकायत नहीं थी संदेश खाली में, एक महिला की शिकायत नहीं थी, दर्जनों महिलाओं ने शिकायत दर्ज करवाई है। तो 2,000 रुपया लेकर के शिकायत लिखाया गया। अरे छोड़िए वहां पर जीता टीएमसी जीता। अरे सर देखिए, दिक्कत अब मैं बोल दूंगा ना, हार जीत अगर किसी बलात्कार केस का, सुनिए, अगर किसी बलात्कार केस का या महिला पर हुए अत्याचार के मामले का अगर इंसाफ किसी पार्टी की चुनावी जीत और हार से है, तो मुझे आपकी सोच पर शर्म आती है। नहीं, अगर आप इस आधार पर सोचते हैं कि संदेश खाली के अंदर टीएमसी जीत गई तो आपके लोग सही थे, वो महिलाएं झूठी थी जिन्होंने आरोप लगाए थे, तो मुझे आपकी सोच पर शर्म आती है और आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है।
भारतीय दूरदर्शन है। मुझे अजीब लग रहा है कि एक इतनी बड़ी पार्टी का नेता महिला पर हुए अत्याचार को अपनी पार्टी की हार और जीत से सच और झूठ साबित करने में तुला हुआ है। ठीक है, छोड़िए। मुझे नहीं करना संदेश खाली पे आपसे बात। अगर आपकी मानसिकता ये है, आपकी मानसिकता और सोच ये है कि आपकी पार्टी वहां से जीत गई इसलिए सारे लगे आरोप गलत थे, ये तो बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। निखिल जी, ठीक है निखिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने संजय राणा जी की बात सुनी होगी और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हम लगातार देख रहे हैं कि ना केवल महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए बल्कि राजनीतिक हिंसा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पंचायती चुनावों के अंदर किस तरह से बमों की गूंज सुनाई देती है हम देख चुके हैं। बीजेपी के पार्टी वर्कर्स को चुनाव के नतीजों के बाद किस तरह से मारा जाता है हम भी देख चुके हैं। उसके बाद भी कब लिया जाएगा कड़ा फैसला? सिर्फ यही होता रहेगा कि राज्यपाल आएंगे यहां पर दिल्ली में कुछ लोगों से मिलेंगे फिर चले जाएंगे और फिर कोई फैसला नहीं होगा? देखिए, अभी जो आपने कुछ केसेस का जिक्र किया उस सिलसिले में मैं 2-3 बात और कह दूं। जी। एक बहुत ही नृशंस कांड हुआ था, पार्क स्ट्रीट रेप केस। उसमें भी जो अभियुक्त हैं और ये बाकी जो उसमें पुलिस के आला अधिकारी का तबादला कर दिया गया था जब उन्होंने अन्वेषण करना शुरू किया था, और उसको एक साजाना गल्प कहा गया था क्योंकि एक फैब्रिकेटेड जो है सो बात है और उसको झूठा साबित करने का प्रयास किया गया। एक 70 वर्ष से ज्यादा एक नन के साथ भी जो है सो गैंगरेप हुआ था। इसके अलावा आप ये देखिए जिस तरह मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं कि भले आप पुराने केस की बात कर रहे हैं लेकिन मेरा मूल सवाल मतलब मैं कायम ये है। कह रहा आप बोल लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मेरा मूल सवाल है कि कब कड़ा एक्शन होगा ममता बनर्जी की सरकार पर, इसका भी जवाब आपको देना होगा। आप बोल लीजिए। जी, मैं बोल रहा हूं, मैं संदेश खली की घटना जो है, संदेश खली में महिलाओं ने इसी तरह विद्रोह किया था और उन महिलाओं को अपमानित करने का काम किया इस सरकार ने। उन महिलाओं को झूठा साबित करने का प्रयास किया इस सरकार ने। तो ये केवल बंगाल की महिलाओं का अपमान नहीं है, समस्त महिला जो समाज है उसका भी अपमान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ शुरू से ही एक महिला मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी यहाँ महिलाओं के प्रति जबरदस्त संवेदनहीनता रही है और इसीलिए यह उन भावनाओं का भी एक तरह से प्रकटीकरण है कि जो महिलाएं सड़कों पर आई 14-15 अगस्त की रात को, ये बहुत दिन से उनके अंदर पेंटअप एंगर था जिसके खिलाफ वो आई। हर रेप को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का इशू बना देना, हर रेप को फैब्रिकेटेड ट्रुथ बना देना, तो इस तरह का एक एटीट्यूड चल रहा है जिस तरह के यहाँ का प्रशासन हर बात को दबाने का प्रयास करता है, ये उसके खिलाफ भी विद्रोह का बिगुल था। दूसरी बात, जहां तक आपने ये प्रश्न उठाया है राष्ट्रपति शासन का, तो राष्ट्रपति शासन जो होता है एक पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, हमने पश्चिम बंगाल की तरफ से हमारे नेताओं ने कई बार ये प्रतिवेदन दिया है। केंद्र सरकार सारे मामलों को, इसमें बोलने का क्षेत्राधिकार मेरा नहीं है और यहाँ के गवर्नर ने और केंद्र सरकार के बीच में क्या वार्ता है उसका मैं प्रीवी नहीं हूँ, लेकिन जनभावना ये है कि ये सरकार को यहाँ जाना चाहिए। अगर केंद्र कोई सिद्धांत लेता है, कई सारे विशिष्ट जो तथ्य हैं उनका अन्वेषण करने के बाद लेता है ताकि सुप्रीम कोर्ट में या बाकी कोर्ट्स में अगर उसे चैलेंज किया जाए तो उसमें निरस्त ना किया जाए, इस पर मेरा टिप्पणी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। लेकिन एक तरह से जनता की नजरों में यह सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। दूसरी बात यह है कि इस केस से संबंधित कई बार हम लोग बात करते हैं तो इस केस से फोकस हट जाता है। इस केस से संबंधित जो दुर्नीति के जो आरोप थे, जो करप्शन इतने दिनों से चल रहा है, उन करप्शन की जांच करने की मांग पार्टी काफी दिनों से कर रही है। सरकार उसे नकारती थी, लेकिन आज एक एसआईटी का गठन किया है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। क्यों एसआईटी का गठन किया है सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने? क्योंकि सीबीआई अगर हाई कोर्ट पूछे या सुप्रीम कोर्ट पूछे कि जो इस प्रिंसिपल के खिलाफ जो इतने दिन से जो दुर्नीति चल रही थी, इसकी जांच के लिए आपने क्या किया, ताकि वो सीबीआई के जांच के दायरे में ना जाए, इसीलिए वो ये कहने के लिए हाई कोर्ट में कि हमने एसआईटी का गठन किया है। देखिए, साजिश के पक्ष को दबाने का ये पहलू है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट और तमाम जनता का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि उस प्रिंसिपल और वहां के जो भी एक आरजीकर में एक पूरा सिंडिकेट और रैकेट जो चल रहा था, जिसकी चर्चा आम दिन हर अखबारों में है, लोगों के बीच में है, वहां के डॉक्टर्स और सब लोग जानते हैं, उसको दबाने के लिए और सीबीआई के अन्वेषण के परिधि में वो ना आए। ठीक है, आप एक साजिश की तरफ और इशारा कर रहे हैं, लेकिन कड़ा कदम उठाने वाली बात जो संजय राणा ने उठाई थी, एक बार फिर मैं संजय राणा का रुख करता हूं। संजय जी, ठीक है, निखिल जी की अपनी एक राजनीतिक मजबूरी हो सकती है और हम देखते हैं विशेषाधिकार उस पर मैं एक राजनीतिक नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी समस्या को समझ रहा हूं। संजय से इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। संजय, 356 लगाने के पुराने जो उदाहरण हैं
कई बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदल देता है और फिर केंद्र सरकार की किरकिरी होती रही है। ये हम 356 जब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात होती है तो हम ये मामले देख चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इसके अलावा, राष्ट्रपति शासन के अलावा और क्या केंद्र की तरफ से विकल्प हो सकते हैं जिससे जो ममता बनर्जी के कार्यकाल के अंदर बंगाल का जो हाल हो गया है, इसे कुछ लगाम लगाई जा सके इसमें? संजय जी, मुझे लगता है कि आपका अनम्यूट, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। प्रखर जी, मैं अनम्यूट हो गया। देखिए प्रखर जी, आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं इतना दुखी पिछले 2 साल में कभी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों प्रवक्ता, चाहे वो टीएमसी के हो, जिन्होंने अपनी एक मर्यादा जो होती है, इंसानियत होती है, उसको ही खो दिया। वो बलात्कार के बलात्कारियों को बचाने के लिए तो कुतर्क कर रहे थे यहाँ टीवी डिबेट में। उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं सबसे ज्यादा आज के दिन में जितना मैं दुखी हो सकता था, कभी नहीं हुआ। दूसरा, जो चर्चा हो रही थी, मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता से। देखिए ऐसा है, मैं बहुत बड़ा मोदी सपोर्टर हूं, कहता हूं, मैं पूरे पुरजोर तरीके से आपके टीवी डिबेट में बोल रहा हूं, उनकी अच्छी नीतियों की तारीफ करता हूं और उस अच्छी नीतियों का तर्कात्मक तरीके से मैं पक्ष भी लेता हूं टीवी पे। लेकिन मुझे आज इस बात को बोलने में कोई कुरेज नहीं है। मुझे लगता है मोदी सरकार आज तक की सबसे कमजोर सरकार है। नहीं, लेकिन अगर ये दिक्कत ये आती है ना संजय जी, कि अगर मेरा सवाल है कि अगर वो राष्ट्रपति शासन लगा देती है केंद्र सरकार, तो फिर बाकी लोग कहने लगते हैं तो तानाशाही है। देखिए, वो तो संघ और जो केंद्र की लड़ाई वाला मुद्दा बन जाता है। देखिए समस्या क्या है कि विपक्ष जो है इलाम बंद, विपक्ष कुछ भी करेंगे। आप एक लेटरल एंट्री की अभी वैकेंसी कल निकली थी 2-3 दिन पहले, कल उस पर डिबेट हुआ, रोल बैक करना पड़ा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रोल बैक करना पड़ा। तो जब आप नीति बनाते हो, सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रखे जाते हैं कि क्यों आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, उसके बिंदुवार तरीके से रीजनिंग होती है। बिना रीजनिंग के अगर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको खारिज कर देगा, और ऐसा होता आया है। विपक्ष आरोप लगाएगा, लेकिन आपको विपक्ष के आरोपों पर नहीं जाना है। आपको देश को देखना है, देश की जनता को देखना है, उस प्रदेश की जनता को देखना है, प्रदेश के बारे में सोचना है, इस देश के विकास के बारे में सोचना है। आपको विपक्ष के बारे में नहीं सोचना है। विपक्ष तो आप पे आरोप लगा रहा है। आप अपने तरीके से, कितनी तरीके तैयारी के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाता है तो उसको कैसे तार्किक तरीके से रख सकते हैं, ये आपके विवेक में, उसमें विवेक निश्चित तौर पर आपका ही मानना है कि केंद्र सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद, ठीक है, ब्रेक के बाद मैं डॉक्टर रॉय के पास चलूंगा और मैं उनसे जानूंगा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील करी है डॉक्टरों से वापस काम पर लौटने की, उसे लेकर वो क्या सोचते हैं और देश के बाकी डॉक्टर क्या सोचते हैं, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ मां का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो ब्रेक के बाद 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज रेप केस की। और इसमें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है ममता बनर्जी को, उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी को इसके बाद नींद से जागना होगा,
कुछ कड़े कदम उठाते उन्हें दिखना पड़ेगा। खासकर जो कलकत्ता पुलिस है उसको लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं, उसकी जांच को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, उस पर जाहिर तौर पर अब कलकत्ता पुलिस पर एक तरह का कुछ ना कुछ संदेश तो ममता बनर्जी को देना चाहिए, लेकिन वो दे पाएंगी कि नहीं दे पाएंगी ये बात का विषय है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर रॉय मौजूद हैं, जो पूर्व महासचिव है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर रॉय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपील करी है डॉक्टरों से कि हम उनकी तकलीफ समझते हैं, जो डॉक्टरों के साथ हो रहा है, और एक टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया। और उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कोर्ट पर भरोसा रखें और काम पर लौट जाएं, आम आदमी को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स क्या अब सुप्रीम कोर्ट की अपील को मानेंगे, क्योंकि अब तो टास्क फोर्स भी बना दी गई है? श्रीवास्तव जी, मैं आपको कह दूं, और शायद आपके पास भी खबर होगी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त ये सुओ मोटो लिया, हमें उस वक्त उम्मीद बटी कि जो चीजें हम कहते आ रहे थे पिछले 10 दिन से, एक तरह 8 और 9 की रात को ये घटना घटी और आज 20 तारीख हो गई है। हम जो चीजें कहते रहे, आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें टीएमसी से पूछी है, बंगाल गवर्नमेंट से पूछी है और पुलिस से पूछी है। और रहा सवाल उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, हमारे आपके आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने फॉर्डर ने अपना स्ट्राइक को वापस भी कर लिया है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो जनता को तकलीफ होती है, तो हम उसकी तकलीफ, उससे ज्यादा जनता की तकलीफ हम डॉक्टरों को होती है, क्योंकि हमने एक शपथ ले रखी है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं की। हमारे इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के अंदर, सफदरजंग में, इनमें उन्हें बाहर लोगों ने अपनी 30 डिपार्टमेंट की ओपीडी चलाई है, मरीजों को वापस नहीं जाने दिया है। लेकिन उसके बाद क्या करें जब कोई सुनने को तैयार नहीं हो। हम कितने सालों से कह रहे हैं कि हमें सेंट्रल प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट करवा दीजिए, हमारे ये मांगे उनको करवा दीजिए। हम बार बार एक ही बात कहते रहे, और अभी अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लेते हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं डॉक्टर रॉय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो टास्क फोर्स बनी है, जिस तरह के उसमें सदस्य रखे गए हैं, और उसमें जो पॉइंट जिसका वो अध्ययन करेगी, उसको लेकर आपका क्या सुझाव है? क्या वो कंप्लीट है या उसमें कुछ भी और कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत है? नहीं, उसके अंदर मैं कहूंगा जो टास्क फोर्स बनाएगी है, उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन या वो एसओपी बना के दी जा रही है कि हर डॉक्टर, मेल डॉक्टर के अलग कमरा रिटायरिंग रूम होना चाहिए, फीमेल के अलग होना चाहिए। सिक्योरिटी की 25% उन्होंने उसकी बढ़ा दी है। उनकी ड्यूटी भी, उनकी हर ड्यूटी के अंदर, हर वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। ये सारी जो चीजें, जो हम ये सारी की सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को हमेशा लिख के देते रहे। बस एक चीज है हमारी, दोबारा आपकी पार्टियों से हम कहते हैं कि एक बार ये सारी की सारी 50 पार्टियां कहें कि डॉक्टरों को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं देते हैं, जबकि 25 राज्यों के अंदर यह लागू हो चुका है। सिर्फ हमें सेंट्रल उसकी जरूरत है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, और जो उन्होंने संज्ञान लिया और जो उन्होंने डॉक्टरों को आज एक अपील की है, तो हमारे डॉक्टर भाइयों ने उसको विड्रॉ भी करके उसको धीरे धीरे उसको जा रहे हैं। अब उसी का इंतजार कर रहे हैं कि अब असली नतीजा क्या आता है। ये कल 2-3 दिनों के अंदर पड़ जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को दोबारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हियरिंग करेंगे। ठीक है डॉक्टर रॉय, लेकिन एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जब अरूप चक्रवर्ती जैसे नेता, जो राज्यसभा सांसद है टीएमसी की, और जब वो इस तरह के बयान देते हैं कि महिला डॉक्टर तो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हैं हड़ताल के बहाने, या कहते हैं कि अगर मारा मरीजों को तो हम आपको बचाने नहीं आएंगे। एक नेता कहते हैं, मंत्री हैं, कि भाई अगर डॉक्टरों को, अगर ममता बनर्जी के खिलाफ दिखा गया तो उंगलियां तोड़ देंगे। तो ये जो इस तरह के बयान जब आ रहे हैं, तो उससे क्या डॉक्टरों का गुस्सा और बढ़ता है? या क्या कहेंगे इस तरह के बयानों पे आप? बिल्कुल, आप एक चीज बताइए, आप एक अच्छा काम करने जा रहे हो और आपको ऊपर से थ्रेट दिया जाएगा, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? और मैं तो कहूंगा ये तो उनकी मानसिकता, अगर ये कहते हैं कि स्ट्राइक के टाइम के ऊपर लेडी डॉक्टर, अगर उनकी लड़की, अगर उनकी किसी की लड़की भी डॉक्टर है और वो स्ट्राइक पे बैठी है, तो पहले तो ये पूछे कि तो कौन से बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। मैं उनको, उन माँ बाप को पूछना चाहिए, मैं कहता हूं आपको, ये उनको पूछना चाहिए कि बेटी तो किसके, कौन से बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, अरे स्ट्राइक के ऊपर क्यों बैठी हुई है। ये मानसिकता दिखाती है। अरे तुम इस वक्त भी संवेदनशील नहीं है आप लोग। उनको किसी भी डॉक्टर को अच्छा नहीं लगता कि घर पे बैठ के अब मरीजों का बहिष्कार करे या मरीजों को ना देखे। हम अंदर पीड़ा, जिस वक्त हमने जनरल बॉडी के अंदर फैसला किया, हमने अपनी आईएमए के लेवल के ऊपर हमने सारे स्टेट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट की मीटिंग की, और मीटिंग सबसे पूछा, बड़े हैवी हार्ट से हम लोगों ने 24 आवर्स की विड्रॉल ऑफ द सर्विसेज एक्सेप्ट इमरजेंसी, बड़े हैवी हार्ट से हमने लिया। हम इस चीज को नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जनता को, जिसके लिए हमने शपथ ले रखी है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो। तो ये उनका किसी व्यक्ति का भी अगर वही कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है, मैं तो कहता हूं अगर उनकी लड़की है, अगर डॉक्टर है, तो अपनी लड़की से पहले पूछे कि तू कौन से बॉयफ्रेंड के साथ गई है। नहीं, मैं आपके इस नाराजगी को समझ सकता हूं। और तिवारी जी, आपने पूरी बात सुनी होगी
कि ठीक है आपने पुलिस के ऊपर एक्शन लेने की बात कही तो आपने उस बात को टाल दिया, जब नेताओं की बात हुई, लेकिन नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो बड़े आपत्तिजनक थे। और अब जब आप डॉक्टरों की पीड़ा सुन रहे हैं तो जो एक वेंडिक्टिव आइडियोलॉजी रही है टीएमसी की है कि अपने लोगों से बदला लेना या चुनाव के बाद जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला करना, तो क्या जो डॉक्टरों को लेकर अब जिस तरह से डॉक्टरों ने पूरा आंदोलन चलाया और हमने देखा कि 1964 बैच के जो डॉक्टर थे उस कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के, वो भी हड़ताल पर बैठ गए। तो अब टीएमसी को कम से कम समाज के जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समाज की सेवा कर रहा है, क्या उसके प्रति अपने नजरिए में बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती है टीएमसी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को? क्योंकि जिस तरह के हमले होते हैं, हम सभी डॉक्टर को जो है टीएमसी की तरफ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने काम पर लौटे और मरीजों को देखें। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग इस तरह का बयानबाजी बंद करें कि यहाँ पर बंगाल में जो है लोकतांत्रिक सरकार को जो हटा दें और यहाँ पर राष्ट्र शासन करें। ऐसा भावना रखने वाले लोग को जो है अपना गिरबान में झांकना चाहिए कि भाई बंगाल में एक लोकतांत्रिक सरकार है, चुना हुआ सरकार है, एक मजबूत सरकार है और यह सरकार जो है तीसरी बार अपने राज्य में जो है चुन करके आई है, पूर्ण बहुमत से आई है। और यहाँ पर मिलिट्री दे करके यहाँ पर चुनाव किया गया था और उसमें जो है भारी बहुमत से लोगों ने ममता बनर्जी को चुना है। इसलिए ममता बनर्जी अपने सारे पुलिस वाले भाइयों को लेकर के मीटिंग करके सारे लोगों को बोलिए कि भाई आगे से जो है इस तरह का जो है काम नहीं होना चाहिए। आप लोग डॉक्टर का जो है सेवा कीजिए और डॉक्टर तो सेवा करने को तैयार है, वो तो ओपीडी भी बाहर लगा रहे हैं। उनको तो उम्मीद ममता बनर्जी से है कि कम से कम सुरक्षा सुनिश्चित करें और जो डॉक्टर बिटिया के ऊपर जो अत्याचार हुआ है और जो उसके साथ दरिंदगी और वहशियाना हरकत हुई है, कम से कम उसके परिवार को इंसाफ मिले, इसलिए डॉक्टर इतने नाराज हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद मैं बात करूंगा संजय राणा से और निखिल जी से भी कि ये जो भारत की राजनीति में इस राज्य की बेटी और उस राज्य की बेटी, ये बेटियां जो पीड़ित होती हैं वो देश की बेटी कब बनेंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 5 की पंचायत में और हम चर्चा कर रहे हैं कलकत्ता के अंदर जो बहुत ही विविध